एसिडिटी, बेसिसिटी ट्रेंड, क्या इसमें आपको प्रॉब्लम आती है? अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आज के टॉपिक को आप लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, क्या, कैसे, कहाँ, किस पोजीशन पे, ऑर्थो, पैरा, मेटा, सब पढ़ा रखा है। कहीं और से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरी वीडियो में आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका, स्वागत है आपका एमीन्स के नेक्स्ट टॉपिक में कहना चाहिए, क्योंकि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का मैंने एक जो आप कह सकते हो टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। एंड इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनके रिगार्डिंग बहुत आप ये कह सकते हो कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड्स को समझना, बेसिसिटी, एसिडिटी, ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें वो हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। सो चलो शुरू करें। शुरू हमें ये करना है, लास्ट टाइम मैंने बेसिसिटी पढ़ा दिया था कि क्या होता है। अब आपको ये समझना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगेगा जिससे आपकी एमीन्स की बेसिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और क्यों होगी। फाइन, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एलिफैटिक, एरोमेटिक का मिक्स हमने पढ़ा था, है ना, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं आगे। सी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटीज ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। आप देख सकते हो बेसिसिटी आपकी एरोमेटिक एमीन्स की डिसाइड होती है कैसे, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से, कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है कि अलग से जो आपका ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे वो क्या लगा हुआ है, OH लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, NO2 लगा है, उसे उसकी बात कर रहे हैं। या फिर दूसरी चीज क्या है कि उसकी पोजीशन, किस पोजीशन पे लगा। ये दोनों चीज डिसाइड करती हैं क्या, बेसिसिटी आपकी एरोमेटिक एमीन्स की। हमने जो यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड पढ़ना है सारा, वो एरोमेटिक एमीन्स से रिलेटेड है। जनरल आपने एलिफैटिक और मिक्स वाला वो सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर लिया। फाइन, आपको पिछली वीडियो का बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का लिंक यहाँ ऊपर कहीं नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पूरी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, तभी आपको वीडियो और बेहतर तरीके से समझ आएगी। सो नेचर आपको पता लग गया किसी ग्रुप का, ठीक है। पोजीशन, उसमें आप ये बता सकते हो। सी इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये आपके आ गए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जो आप ये कह सकते हो आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद मुझे लगता है पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ ग्रुप आपका, जब आपको ये पता लग जाए इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, क्या शो करता है, कैसा शो करता है, -I या +I, -R या +R, ये सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेचर का मतलब ये है। पोजीशन का मतलब कि ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कितनी हो जाएगी उसका फर्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि किस पोजीशन पे, ज्यादा पास लगा हुआ है वो ग्रुप, दूर लगा हुआ है नाइट्रोजन वाले, मतलब जैसे अमीन हमने कहा ना एरोमेटिक अमीन, तो आपका बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है, उससे कितनी दूर लगा हुआ है आपका वो एक्स्ट्रा वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये डिसाइड करेगा आपका ओवरऑल पूरा कि बेसिसिटी क्या होगी। चलो, रेजोनेंस इफेक्ट आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता। इसको सब जगह के लिए याद कर लो, एमीन्स के लिए नहीं, सब जगह के लिए। रेजोनेंस इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो पैरा, नॉट एट मेटा पोजीशन, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक्स उसमें लिख दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट आपका सारी पोजीशंस पे लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट आपका विद डिस्टेंस रिड्यूस होता है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आप स्टडी करेंगे नाइट्रोजन एटम में, ध्यान से देखो, ये मैंने एग्जांपल ले रखा है C6H5NH2, यहाँ पे क्या है NHCH3, यहाँ क्या है 2CH3। अब आप देख सकते हैं मैंने क्या चेंज किया हुआ है, मैं ग्रुप्स चेंज करती जा रही हूँ। फिनाइल तो सब में है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं हम, एक में आपका फिनाइल मिथाइल है, एक H हमने हटा दिया, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन है एक तरह से। फाइन, यहाँ पे मैंने आपका सारे H हटा दिए, सब जगह आपके मैंने एल्काइल या एराइल ग्रुप्स लगा दिए हैं। तो हाइड्रोजन एटम एमिनो ग्रुप का प्राइमरी एराइल अमीन्स जो आप स्टडी कर रहे हो, वो आप किससे रिप्लेस करते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। मिथाइल, इथाइल, ये सब आपके क्या होते हैं, एल्काइल वाले आपके जितने ग्रुप्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका बेंजीन रिंग को या उसके ऊपर जो एनिलीन का NH2 लगा हुआ है, उस N के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि हाइड्रोजन एटम आप देख सकते हैं, इसको मैंने किससे रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड बाय फिनाइल। फिनाइल आप फिनाइल यानी C6H5, C6H5 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एक बेंजीन रिंग लगी हुई थी, जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आपका एनिलीन है C6H5NH2, ठीक है। एक यहाँ से मैं एक एक करके H हटाती जाऊँ और उसकी जगह C6H5 ऐड करती जाऊँ, तो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ता जा रहा है ना। बेंजीन रिंग अगर आपकी कहीं पे भी लगती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा लगेगा, बेसिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एराइल एमीन्स।
ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपकी इंक्रीज करता है बेसिसिटी को, किसकी, एनिलीन्स एंड एराइलमीन्स की। एनिलीन्स और एराइलमीन्स दोनों की बेसिसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करता है। रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ, अभी समझाया मैंने। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पॉइंट्स में, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा नाइट्रोजन एटम पे। नाइट्रोजन एटम किसका, एमिनो ग्रुप का, NH2 ग्रुप का। और जैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसकी टेंडेंसी या उसकी एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ज्यादा बढ़ जाएगी मतलब उसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाएगी, है ना। हम बेसिसिटी का मतलब यहाँ यही पढ़ रहे हैं ना, हाउ कि कितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपका क्या करता है, अगर ये तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हो, और उसके अलावा अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था अमोनियम कैटायन वाला, है ना। अमोनियम कैटायन जब बनता था, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करने का क्या तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें किसी तरह से, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इट टेंड्स टू डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज आपका डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए या न्यूट्रलाइज हो जाए एक तरह से। अगर आप उसको किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि न्यूट्रलाइज हो जाए। कैसे न्यूट्रलाइज होगा भाई, ये आपका होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आपका डिस्पर्स होता जाएगा। ठीक है, जिस कैटायन की हम बात कर रहे थे वही, ऑन सब्सटीट्यूटेड एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन का मतलब यही है, वो एन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज, इससे आपकी जो कैटायन की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है अगर कैटायन की, इट मीन्स बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ये एनिलीनियम कैटायन और अमोनियम कैटायन, इस सब के बारे में, पॉजिटिव चार्ज कैसे है, इस सब के बारे में पिछली वीडियो में है। ठीक है, एग्जाम्पल मिथाइल, मिथॉक्सी, NH2OH, ये सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ एन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकेगा। ठीक है, ये केस आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सारा कुछ अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज कर देता है बेसिसिटी को, एंड किसकी, इन केस ऑफ एनिलीन्स एंड एराइलमीन्स, दोनों के केस में। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, NO2। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, पूरा एक्सप्लेन मैंने नहीं किया। सेम वही है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, बेसिसिटी को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज के केस में डिस्कस करें तो जो मतलब अगर कहीं आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आपका इंटेंसिफाई करेगा पॉजिटिव चार्ज को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्पर्स करता है पॉजिटिव चार्ज को, ये क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक जगह और इकट्ठा करेगा, एक जगह और आपका चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। तो अगर कहीं पे चार्ज इस तरह से इकट्ठा हो रहा है, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, डिस्पर्स नहीं हो रहा, तो वो तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। स्टेबिलिटी कम होगी मतलब बेसिसिटी रिड्यूस होगी। फाइन, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप को लेके। उसके आगे क्या करना है, एग्जाम्पल्स NO2, Cl, ठीक है, Br हेलोजन आपके जितने हैं, एसिड जो आपका एसिडिक ग्रुप लगता है COOH, साइनाइड, CN, ये सारे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, सबसे ज्यादा NO2 का एग्जाम्पल आता है मोस्टली। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है जो आपको स्टडी करनी है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन्स, मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा हो और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगा हो, whether it is electron donating group or electron withdrawing group। ठीक है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन्स आर यूजुअली वीकर बेसिस देन एनिलीन रिगार्डलेस ऑफ द नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या विड्रॉइंग लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन आपकी जो भी होगी, ठीक है, वो आपकी जो एमीन होगी वो हमेशा वीकर बेस होगा, लेस बेसिक देन नॉर्मल एनिलीन। तो यानी अगर आपको जब ट्रेंड पूछा जाए, अगर उसमें ऑर्थो आपका सब्सटीट्यूटेड वाला कोई इस तरह से कंपाउंड है ट्रेंड में, तो उसको आपने सबसे पीछे रखना है, मतलब सबसे कम वो बेसिक होगा। फाइन, चलो इसे हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। इसका रीजन अभी तक सच बताऊं नहीं क्लियर है किसी भी बुक में, कहीं पे कुछ दिया हुआ है कहीं पे कुछ, बट एक्चुअल में इसका रीजन क्लियर नहीं है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, ये कह दिया जाता है। लेकिन अगर मैंने कई सारी बुक्स कंसल्ट की है इसको लेके, कहीं पे भी एक होता है ना कि जेन्युइन रीजन या पूरा लॉजिक रीजन एक्सप्लेन किया हो, ऐसा नहीं है। वो लोग खुद ही ये मेंशन करते हैं कि स्टिल इट इज नॉट क्लियर कि ऐसा क्यों होता है। सेकेंड चीज है बेस वीकनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से आपका जो बेसिसिटी रिड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जो बेसिसिटी इंक्रीज होती है, ये दोनों चीज आपकी किस पोजीशन पे ज्यादा पाई जाती है, पैरा पोजीशन पे, इन कंपेरिजन टू मेटा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे ये चीज ज्यादा पाई जाती है, इज मार्क्ड मोर एट पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम ट्रेंड पढ़ेंगे ना तब ज्यादा इजी आपको लगेगा, क्योंकि वहां मतलब एक एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ पाओगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हो पैरा एनिसिडीन और मेटा एनिसिडीन। ठीक है, एनिसिडीन का मतलब क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच्ड है एनिलीन। ये एक्चुअली ब्रैकेट में ना मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, बहुत से बच्चों को एनिसिडीन या इस तरह से एनिलीन नाम भी नहीं पता होते। ठीक है, भी नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, पता होना चाहिए, बट
क्या करें, अगर नहीं पता तो मैंने आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सी मुश्किल आसान कर दिया। मिथॉक्सी ग्रुप जब लगता है तो हम उसको एनिसिडीन कहते हैं। मेटा पोजीशन पे लगा है या पैरा पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एनिसिडीन आपका मिथॉक्सी डोनेटिंग ग्रुप हो गया ना, और NO2 विड्रॉइंग ग्रुप था। विड्रॉइंग ग्रुप में मेटा आपका ज़्यादा वो है, बेसिक है, एंड इसमें आपका पैरा बेसिक है, ठीक है। क्यों, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेस वीकनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है वो बेसिसिटी कम तो करेगा, तो हमें पता है। इज मार्क्ड मोर एट पैरा पोजिशन, यानी पैरा पोजिशन पे बेसिसिटी और घट जाएगी, तो मेटा वाला आपका कंपेरेटिवली बेसिक ज़्यादा होगा, ये देखो, ठीक है। और ऐसे ही आपका अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो पैरा पोजिशन पे वाला, मतलब जो आपका पैरा पोजिशन वाला आपका इस तरह से होगा, वो आपका मोर बेसिक होगा, सी, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखना, क्योंकि ये सारे आपको ट्रेंड में कहीं ना कहीं अप्लाई करने पड़ेंगे। फाइन। फिर आपका आता है ट्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन। अब हम बेसिक हमने समझ लिया, अब हम ट्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेंड्स देखो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन तो सारे किए हैं, बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, एक दो ट्रेंड तो समझो, उसके बाद से ना खुद से ट्राई करना। उसके बाद खुद से ट्राई करो, जैसे स्टार्टिंग में आपको स्ट्रक्चर्स दिख जाएंगे, खुद से ट्राई करो, फाइनल आंसर क्या होगा वीडियो को पॉज कर दो एंड उसके बाद चेक करो। अपना ट्राई करने के बाद वीडियो में आंसर आपको साथ के साथ मिल जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप ट्राई भी कर लोगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। सी, क्या लिखा है हमने, पहला है हमने एनिलीन्स के साथ हमने मिथॉक्सी ग्रुप लगा रखा है, तभी हम इसका नाम क्या कहते हैं, पैरा मिथॉक्सी एनिलीन या पैरा एनिसिडीन। ये एनिलीन हो गया, मेटा और ऑर्थो। ट्रेंड देखो क्या है, सबसे पीछे मैंने ऑर्थो का लिख रखा है, ऑर्थो इफेक्ट आ गया, ठीक है। ग्रुप्स लाइक OH3 OH, ये जितने भी, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से इफेक्ट्स एग्जर्ट करते हैं ये, या कौन सा इफेक्ट इनके केसेस में लगता है, ठीक है। मिथॉक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, ये जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इनके केस में इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, वो भी कौन सा, -I इफेक्ट, और +R इफेक्ट लगता है। तो +R इफेक्ट, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम। -I और +R मतलब इसलिए क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, इसलिए +R, वो रेजोनेंस में आ जाता है विद बेंजीन रिंग, इसलिए +R इफेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया। जब पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो यानी वो बोथ इफेक्ट लगाए, दोनों इफेक्ट लगाएगा। पैरा पे तो आपके सारे इफेक्ट्स लगते हैं, लेकिन +R इफेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू -I इफेक्ट एट पैरा पोजीशन। फाइन, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो चीज़ है जो बेसिक थी आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा है, बट अब जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा फिर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसीलिए पैरा मिथॉक्सी आपका एनिलीन के कंपैरिजन में ज्यादा है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये जो ऊपर आपका पैरा वाला था ज्यादा है ना एनिलीन के कंपैरिजन में, मेटा वाला बाद में है और ऑर्थो तो सबसे लास्ट में होगा। अब मेन चीज आती है कि इन दोनों के केस में हम अगर कंपैरिजन करें, जब मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे आपको पता है ना, आपने पढ़ा था रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता। कौन सा इफेक्ट लगेगा, सिर्फ I इफेक्ट, -I इफेक्ट है, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वाला काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रहा है, तो मतलब बेसिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। फाइन। उसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप पैरा एनिसिडीन का अगर देखेंगे, ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। आई होप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अब तक लिखना आ गया होगा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी सिखाया है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, ये आगे से आगे यहाँ तक गया, ठीक है। पूरे में आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, डिस्पर्सल हो रहा है, जो आपका आप कह सकते हो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखेंगे पॉजिटिव है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैरा एनिसिडीन का आपको बनाना आना जरूरी है, जब एक्सप्लेन करना होता है कहीं पे सब्जेक्टिव आंसर, उसके लिए, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स में आपने देखा कि रेजोनेंस के टाइम में एक स्ट्रक्चर ऐसा था जहां पे नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे था, ठीक है, कार्बन लिंक टू द नाइट्रोजन एटम, दिखाती हूँ मैं आपको, एंड ये देखो सी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, और ये कार्बन एटम है यहाँ पे, इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, और ये आगे एन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। वही लिखा हो यहाँ पे कि स्ट्रक्चर एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम लिंक टू द नाइट्रोजन एटम, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी एंड बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ओवरऑल आई होप आपको जो जब मिथॉक्सी ग्रुप अटैच होता है तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। ऑर्थो के कारण लास्ट में आएगा, ठीक है। एनिलीन, पैरा और मेटा वाले में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिथॉक्सी ग्रुप आपका -I इफेक्ट +R इफेक्ट लगाता है। +R आपका कहाँ पे होता है, मेटा पे नहीं होता, ठीक है, पैरा पे बहुत अच्छे से होता है। पैरा पे आपके दोनों इफेक्ट लगेंगे, R और I दोनों, +R -I, लेकिन +R ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए पैरा वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है। उसके बाद एनिलीन, उसके बाद मेटा वाला, ठीक, एक हो गया। अब उसके बाद अगला ट्रेंड नाइट्रो एनिलीन्स का।
नाइट्रो एनिलीन्स मतलब सिंपल एनिलीन, नाइट्रो तो पता ही लग गया आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात हो रही है तो एनिलीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पीछे कौन सा लगा दिया, ऑर्थो। बीच में क्या बात रह गई, मेटा नाइट्रो पैरा नाइट्रो, सिर्फ इसमें डिसाइड करना रह गया। इसमें अगर आप डिसाइड करेंगे, देखो मैंने सारा लिख रखा है ऑर्थो इफेक्ट रिगार्डिंग एंड ऑल एवरीथिंग। इन केस ऑफ पैरा एंड मेटा आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। लिख दिए जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ध्यान से देखो जरा, खुद से लिखने आने चाहिए। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ पैरा एंड इन केस ऑफ मेटा, मेटा में 4 ही हैं, पैरा में 5 हैं। समझ में आया, मेटा में 4 हैं, पैरा में 5 हैं। इसका क्या मतलब है, पैरा नाइट्रोएलेनिन में आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन पे आ रहा है। जैसे अभी आपने किया था ना कि आपका नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा है जहां पे जो नाइट्रोजन से आगे अटैच्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ लगा ना नाइट्रोजन, तो अगर आप देखेंगे कहाँ गया ये, जिस पे आपका सपोज कीजिए यहाँ आप अगर देख रहे हैं ना कि ये इस यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पोजीशन पे आपको कहीं भी दिख रहा है कि कहीं इलेक्ट्रॉन है, नहीं है उस तरह से। लेकिन अगर आप मेटा के केस में देखेंगे तो यहाँ पे आपके 4 हैं। यहाँ से देखिए आप इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, जो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप पे कहीं वो अटैच नहीं हो रहा ना, ठीक है। यानी आपका इसके केस में जहां पे नाइट्रो जिस पोजीशन पे लगा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो जाहिर सी बात है अगर उस पोजीशन पे आएंगे तो इस साइड भी जाएंगे। यहाँ पे इस पोजीशन पे आए ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो आगे जाएंगे कैसे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। इसीलिए एक स्ट्रक्चर कम है इन केस ऑफ मेटा। तो अगर आप पैरा नाइट्रोएनिलीन और मेटा नाइट्रोएनिलीन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिला जहां नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे है जिसके साथ NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा नाइट्रोजन की, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कम करेगा वो, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा पुल किया जाएगा, है ना। और मेटा के केस में ऐसा नहीं है। मेटा के केस में जिस पोजीशन पे नाइट्रो लगा था वहाँ इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है। जब हम डीलोकलाइजेशन करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो मेटा पोजीशन पे आता ही नहीं है, राइट। तो इसलिए आपका मेटा और जब आपको पैरा को कंपेयर करना है तो आपने देख लिया कि कौन सा वाला ज़्यादा आपका बेसिक इन नेचर होगा, ऑब्वियसली मेटा वाला। पैरा वाला आपका लेस बेसिक होगा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट आपका आता है टोल्यूडीन। टोल्यूडीन होता है जब आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। मिथाइल ग्रुप आपका कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब CH3 आपने देखा सब जगह लगा दिया। ऑर्थो लास्ट में करोगे ऑर्थो इफेक्ट के कारण। उसके अलावा मिथाइल ग्रुप आपको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कहीं ना कहीं इससे एनिलीन से तो ज्यादा ही होगा बेसिक, ये भी हमने क्लियर कर लिया। अब क्या रह गया कि मेटा और पैरा में हम क्या कहें कि कौन ज्यादा आपका है। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन में कि बेस स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का किस पोजीशन पे ज्यादा होता है, पैरा पे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यानी इसीलिए आपका पैरा ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा भी अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इफेक्ट्स कौन से लग रहे हैं यहाँ पे, +I और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी आपने पढ़ रखा होगा, मिथाइल के केस में होता है, ठीक है, मतलब एल्काइल ग्रुप्स के केस में होता है। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और +I इफेक्ट दोनों ही आपका डोनेशन के बेसिस पे है। ऑर्थो इफेक्ट के कारण आपका लास्ट लीस्ट हो गया। मेटा पोजीशन पे खाली +I इफेक्ट लगता है, हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गई हमें, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों ही नहीं लगता, ठीक है। एक्चुअली हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह का ना रेजोनेंस है, काइंड ऑफ रेजोनेंस आप कह सकते हो। तो पैरा पोजीशन पे दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, इसलिए पैरा ग्रेटर देन मेटा यहाँ पे भी। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाइट्रोएनिलीन हमने कर लिया और टोल्यूडीन हमने कर लिया। अब लास्ट यस क्लोरोएनिलीन रह गया। क्लोरोएनिलीन में थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ें। डिफरेंट इसलिए है बेसिक स्ट्रेंथ में क्योंकि क्लोरो आपका ना आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। आपने आई थिंक डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी कि ये आपके ग्रुप्स डीएक्टिवेटिंग है, ये आपके ग्रुप्स एक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो एनिलीन, उसके बाद आपका पैरा पोजीशन आया, फिर मेटा पोजीशन, उसके बाद ऑर्थो तो लास्ट हो गए, तो क्लियर हो ही गया। सबसे पहले ये जानिए कि क्लोरीन एटम जब आपका लगता है रिंग के साथ तो कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं। -I इफेक्ट क्योंकि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। +R इफेक्ट क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है क्लोरीन का जो कि डोनेट करता है। -I यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू +R। स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा था मिथॉक्सी वाला, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, +R ज़्यादा होता है उसका, -I कम होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस के बाद ही आती हैं। ऑर्थो मेटा पैरा जो आपका जो क्लोरोएनिलीन होगा वो सारे वीकर देन एनिलीन होंगे। क्यों, क्योंकि आपका -I इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थो लीस्ट हो गया, ये तो क्लियर हो गया इन दोनों के केस में। ये जो बीच का वाला है आपका पैरा और मेटा का, ये कैसे हम करेंगे। पैरा पोजीशन पे ऑब्वियसली +R -I दोनों लग रहा है, लेकिन मेटा पे खाली क्या लग रहा है, -I। क्यों, क्योंकि वहाँ +R नहीं लगता। तो यानी आपका मेटा पे
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला काम जो है वो क्या कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, आपको अगर बेसिसिटी बतानी है ना, कौन बेसिक ज़्यादा है, मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम नहीं है, तो इसका मतलब बेसिसिटी उसकी कम होगी इन कंपेरिजन टू पैरा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक स्ट्रेंथ एंड ऑल ये सब डिस्कस किया, और अलग अलग मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, आपके सारे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट ले लिए, कवर अप किए हैं, एंड होपफुली आपको, मुझे लगता है शायद समझ में आ गया होगा अब तक कि हमें बेसिसिटी या एसिडिटी ट्रेंड्स इनको कैसे स्टडी करना है, हमें इफेक्ट्स पता होने चाहिए, उनको लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, कौन सा इफेक्ट किस पोजीशन पे लगता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपका इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए तो बार बार वीडियो को देखो, हिट द लाइक बटन सो दैट, अगर आपको पसंद आया हुआ है हिट द लाइक बटन, एंड यस वन मोर थिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को समझाने वाला कोई नहीं है, और स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस या इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो शायद उन लोगों को थोड़े आसान लगें, और आसान लगने के साथ साथ वो इसमें इंटरेस्ट भी उनका क्रिएट होगा। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, दीज आर स्कोरिंग क्वेश्चंस, मतलब इनमें तो मार्क्स कभी कटते ही नहीं हैं। अगर एक बार समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। इसी तरह बने रहो, इसी तरह के ऑर्गेनिक के और इजी कॉन्सेप्ट्स के लिए रेगुलर हमारे चैनल पे आते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। उम्मीद करते हैं जैसे अब तक आप सपोर्ट करते हैं आगे भी देंगे। इंस्टा हैंडल्स एंड फेसबुक पेज इसको मत भूलिएगा, क्वेश्चंस के लिए भी और फॉलो करने के लिए भी। सो बाय बाय, टेक केयर।